बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तीन, मैं हूं आज़म अराई और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अनीस मंसूरी साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली सरवर साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल चल रही है और इसी पर ज़ाहिर है आजकल जो चीज़ें हैं इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। यही चीज़ें चल रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जिसमें DGISPR कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रात जिन हमलों की इंडिया क्लेम कर रहा है वो हमने हमने नहीं किए। जब हमला हम करेंगे तो उसको इंडिया मीडिया बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया की मीडिया उसको दिखाएगी भी, बताएगी भी, उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। हम अगर करेंगे तो बताएँगे भी और उसको मानेंगे भी। अ, आज 29 ड्रोन पाकिस्तानी जो फ़ौज है उन्होंने मार गिराए, इंक्लूडिंग कराची। कराची में भी जो है ना एक ड्रोन जो है उसको मार गिराया पाकिस्तान आर्मी ने। उसके साथ-साथ पंजाब में तो मुख्तलिफ शहरों पर बहुत सारे ड्रोन गिरे। इस ड्रोन के नतीजे में 4 फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए और एक सिविलियन भी हलाक हुआ और एक ज़ख्मी हुआ। ननकाना साहब की तरफ भी एक ड्रोन जा रहा था, जिसको रोक कर ड्रोन को रोका और उसको यकीनन वहाँ पर मार गिराया। इसी पे बात को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं अनीस मंसूरी साहब से। अनीस मंसूरी साहब, क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम हमला करेंगे तो इसकी गूंज जो है वो सुनाई भी देगी और इसको इंडियन मीडिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया की मीडिया दिखाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया ने अपनी जारहियत का मुज़ाहरा किया और इंडिया ने जब अपनी जारहियत करते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया और जब पाकिस्तान ने अपना दिफ़ा किया, तो दुनिया ने देखा कि हमने राफ़ेल को गिराया। सही। दुनिया ने देखा कि हमने उनके 6 जहाज़ गिराए। तो पाकिस्तान जब अपने दिफ़ा के लिए बात कर रहा है, तो दुनिया देखती है कि उसने अपना दिफ़ा किया और पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी कि हम कहां-कहां और किस-किस जगह हमला करते हैं। वैसे तो ये जुमला कहीं और किसी और ने कहा था, लेकिन मैं ये जुमला ज़रूर दोहराऊँगा कि वहां से हमला होगा कि जहां-जहां उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वहां से हमला हो सकता है। और मैं इस बारे में बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है। और देखिए, जब कभी भी पाकिस्तान अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करेगा, तो ऐसा नहीं करेगा जिस तरीके से आज इंडियन मीडिया बिला वजह शोर मचा रहा है कि उनके यहाँ पर हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। पाकिस्तान इन ड्रोन्स के ज़रिए हमला नहीं करेगा। ये कह रहे हैं, जनाब हमने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया और ये यहाँ आया था। कैसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया जब हमने भेजे ही नहीं है? और हुँ। अगर जब भेजेंगे तब की बात तब है, जब और इस तरीके से ड्रोन्स भेजकर नहीं अटैक होता है। जब अटैक होगा तो फिर पता भी चल जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और दुनिया देखेगी कि किस तरीके से अटैक हुआ है। अली सरवर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो इंडिया की खबरें आप यकीनन सुन रहे होंगे और जी, आपको जी, तज्ज़िया है इसके खबरें नहीं ऊपर? है ये, चीखें हैं इंडिया की। ये इंडिया की मायूसी है, जिस तरह मुसलसल चीख और पुकार कर रहे हैं दुनिया को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। अभी तक तो हमला किया ही नहीं है, अभी तक तो सिर्फ़ पाकिस्तान ने दिफ़ा किया है और दिफ़ा में 5 तैयारे उनके जो गिराए हैं पाकिस्तान ने, उसमें 3 राफ़ेल तैयारे और वो 36 तैयारे जो उन्होंने बड़े महँगे दामों खरीदे फ्रांस से, 3 तैयारे कम हो चुके, 33 रह गए हैं। उसमें से भी पता नहीं किस तरह के निकम्मे इन्होंने पायलट रखे हुए हैं, ट्रेनिंग नहीं दी उनको कि जनाब वो किस तरह उड़ाया उन्होंने और पाकिस्तानियों ने बासानी पाक फौज ने उनको पाक फ़िज़ाइया ने निशाना बनाया और वो गिर गए और मलबे को फिर छुपाते फिर रहे हैं, फिर छुप भी नहीं सका। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। कल गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ, उसमें अमृतसर और इस तरह के जो लुधियाना जो भारतीय पंजाब है, वहाँ उन्होंने ये खबरें, झूठी खबरें चलाई कि जहाँ पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ब्लैकआउट किया हुआ था, खुद ही वहाँ मिसाइल दागे और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने झूठी फेक न्यूज़ चलाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरने की कोशिश की। जब आलमी मीडिया ज़ाहिर है वहाँ पहुँचा, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा दिखा तो दें हमें। इस पर आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी है ISPR ने, उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम ये बता रहे थे आप कि हमने मिसाइल फायर किए हैं और बता रहे हैं आप इस जगह आकर गिरे हैं, तो कम से कम वहाँ की घास ही जला देते, पता तो चलता कम से कम। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये साजिश, ये ड्रामे, ये फ़िल्में, ये भारत आज से नहीं 77 साल से करता चला आ रहा है। पूरी दुनिया इनका मकरूआ चेहरा देख चुकी है और पाकिस्तान, जिस तरह कहा अनीस मंसूरी साहब ने कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो पता भी नहीं चलेगा हमला हुआ कहाँ से है। ये तो बहुत बात की बात है कि भारतीयों को अंदाज़ा होगा हमला कहाँ से हुआ, पूरी दुनिया को पता भी चलेगा ना सिर्फ़, और इस बात को पाकिस्तान तस्लीम भी करेगा। और पाकिस्तान, बार-बार लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान किन शहरों पर हमला करेगा? पूरा इंडिया निशाने पर है पाकिस्तान के। कोई एक शहर नहीं है। अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है, चीखें मारना शुरू कर दी पहले से। पहले से ही दुनिया भर में राब्ते शुरू कर दिए कि जनाब पाकिस्तान को रोकिए, पाकिस्तान को रोकिए। अब तो देखिए, अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ काम। पार्टी आपने शुरू हुई आगाज़ है। किया था, अंजाम पाकिस्तान ने करना है और जो अंजाम पाकिस्तान करेगा, दुनिया देखेगी वो। अच्छा, 29 ड्रोन जो आज गिराए हैं, इसके बारे में आपकी क्या तासुरात हैं कि ये दुनिया ये कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट कर सकते थे, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं किए, जानबूझ के उनको जो है ना हदूद में दाखिल होने दिया और फिर बाद में किसी हिकमत अमली के तहत जो है ना उसको गिराया। देखिए, बहुत अहम मामला यह है कि
जब कभी भी आप किसी चीज को इंटरसेप्ट करते हैं तो वो आप अपनी हुदूद के अंदर करते हैं। ऐसा तो नहीं मुमकिन ना कि आप अपनी हुदूद के बाहर करें। दो बातें इसमें, जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, इसके जो ड्रोन्स हैं के, इसकी अगर आप साइंस को जरा सा समझिए तो इसकी साइंस ये है कि पाकिस्तान ने इन्हें गिराया है, ये किसी भी अपने मुमकिन हदफ पर नहीं पहुंचे। पाकिस्तान ने इन सबको गिराया, चाहे वो हार्ड टारगेट करके चाहे सॉफ्ट टारगेट करके। हार्ड टारगेट का मतलब ये होता है कि आप बहुत बड़ा गोला उसको मारिए, लेकिन ये दर हकीकत आए इसलिए थे कि ये यहाँ पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के सिस्टम हैं, खासतौर पर कम्युनिकेशन के सिस्टम है, उसको जैम कर सके। तो पाकिस्तान ने पहले जब एक को अटैक किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये है क्या चीज और ये किस लिए आए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इनका सॉफ्ट टारगेट किया। यानी सॉफ्ट टारगेट का मतलब है कि जरा इन्हें नीचे उतरने दिया, और जब नीचे उतरे तो उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया। तो ये एक हिकमत अमली थी जिसके जरिए पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। देखिए ये सारे इंटरसेप्ट हुए, एक भी अगर जो भी इनका मिशन था वो सारे नाकाम हुए। 29 का मतलब ये है कि ये 29 के 29 को टारगेट करना, ये बात वाजे तौर पर पाकिस्तान ने न सिर्फ जिस तरीके से राफेल गिराकर पाकिस्तान ने इंडिया को बल्कि यूरोप को भी मैसेज गया, फ्रांस को भी, कि जनाब नहीं ये काम मत कीजिए, आप इंडिया की मदद करेंगे तो फिर क्या होगा। आज पाकिस्तान ने हेरोब को गिराकर इजराइल को भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जनाबे वाला, अगर आप ये बार बार अगर इंडिया की मदद करेंगे और मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए गजा के बाद, अरब ममालिक के बाद अगर आप पाकिस्तान का रुख करेंगे तो आपका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया को मैसेज दिया है बल्कि वाज़ेह तौर पर इजराइल जैसे मुल्क को भी पैगाम दे दिया। पैगाम न सिर्फ दिया बल्कि इस पे मैं बात करूं कि ये असल में मसला ये था, टेक्निकली थोड़ा सा देखने का है। जब भारत ने ये ड्रोन हमले पाकिस्तान पे शुरू किए, पहला तो झूठा जवाब ये दिया उन्होंने, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने चूंकि हमला कर दिया इसलिए हम ड्रोन से हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इसलिए आने दिया उनको, अब हमारी बात हो रही थी ब्रिगेड साहब से, उन्होंने कहा जी असल मसला ये था कि एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास मौजूद है और जो तनसीबात है पाकिस्तान की, वो दोनों को देखना चाह रहे थे कि हम अगर इनको हिट करते हैं या इनको रोकते हैं तो इन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो हमने जानबूझकर इनको अंदर आने दिया। फिर तनसीबात के हवाले से ज़ाहिर है ये फुटेजेस बनाते हैं, बहुत सारी दीगर इसके काम होते हैं, जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये इजरायली साख्ता हैं ये सारे जो ड्रोन्स इंडिया भेज रहा है, पाकिस्तान ने मार गिराए, कुछ को उतारा भी पाकिस्तान ने, न्यूट्रलाइज करके उतारा भी पाकिस्तान ने, और जाहिर उस पर फॉरेंसिक के लिए भेजा भी है, के लिए भेजा भी है, उस पर तहकीकात भी हो रही है। लेकिन ये भारत की एक और नाकामी है। जिस तरह उन 5 तैयारों की हजीमत का सामना करना पड़ा, जिस तरह उनका गुरूर, उनका घमंड मिट्टी में मिलाया पाकिस्तान ने, खासतौर पर राफेल पे बड़ा उनका गुरूर था कि जनाब ये जदीद तरीन सुपरसोनिक स्पीड का तैयारा है और दुनिया भर में बड़ा जदीद सिस्टम इसको माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह गिराया, अब ये सवाल उठ रहे हैं, हिंदुस्तान की अपनी जनता ये सवाल उठा रही है कि जनाब किस तरह पाकिस्तान ने गिरा दिया। आप तो कह रहे थे कि बहुत फिजाइया बड़ी कमजोर है, हालांकि अभिनंदन 2019 की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमने उनके साथ क्या किया था। तो इस बार वो बाहर रहकर ये काम करना चाह रहे थे, और जब अभिनंदन का जहाज को गिराया, उसको पकड़ा और यहाँ जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पता नहीं क्या कुछ कर देते। अब राफेल भी थे आपके पास, आपका गुरूर, आपका घमंड, आपका तकब्बुर जमीन बोस कर दिया पाक फिजाइया ने। और अभी तो आगाज हुआ है, दोबारा राफेल ले आइए, इससे भी बुरा हाल होगा। ड्रोन लिया है, ड्रोन के साथ पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो इससे भी बुरा हाल। इसके बाद कोई और अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है वो भी आजमा लीजिए। इसीलिए आज उन्होंने वावेला शुरू कर दिया। आपसे थोड़ी देर कबल की खबर है कि जनाब जम्मू में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और पाकिस्तान बराबर कह रहा है जनाब कि हमने अब तक हमला नहीं किया, झूठी फेक न्यूज मत चला। अच्छा, ये जम्मू बड़ा अहम चीज है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको खिलाफ करना चाहता पाकिस्तान के, और बताना चाहता देख लीजिए जनाब इनको तो अपने मुसलमानों को भी परवाह नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान ने जब हमला करना है तो आज साफ तौर पर बता दिया गया है कि हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने हमला किया है। और दूसरी बात, ये जो बार बार बात करते हैं कि हमला कब होगा, कैसे होगा, तो ये क्यों बताए पाकिस्तान? ये पाकिस्तान क्यों बताए कि किस वक्त उन्होंने हमला किया? आपने अपनी सी कर ली, अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस ऑप्शन को कब इस्तेमाल करेंगे। वक्त और जगह का तयन पाकिस्तान खुद करेगा, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि जनाब अब तो देख लीजिए बहुत हो चुका और अब हमने तो हमला करना ही है। अब जगह और वक्त का तयन हम करेंगे, और जैसा हमला होगा इस तरह का नहीं होगा जैसा डुबडुबी बजा रहा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तानी मीडिया चीखें मार रहा है कि जनाब पाकिस्तान पता नहीं क्या करने वाला है और पाकिस्तान की पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। अब आप देखिएगा और क्या होता है। दुनिया भी तमाम चीजों को देख रही है, दुनिया जान रही है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, और पाकिस्तान खासतौर पर उनको मालूम है बड़ी जिम्मेदारी कब तक मुजाहरा करता चला आया है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, जब जाहिर है बहुत हो चुका, इससे ज्यादा तंग किया गया तो फिर पाकिस्तान एक इंतहाई कदम किसी वक्त भी उठा सकता है। अच्छा, अभी खबरें ये भी आ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें कह रहे थे कि पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि कशीदगी को कम किया जाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि कशीदगी को ख़त्म करने
का वक्त खत्म हो चुका है? इस वक्त कशीदगी खत्म करने की बात नहीं हो रही, इस वक्त बात सिर्फ ये हो रही है पाकिस्तान तबाह बर्बाद ना कर दे भारत को। अब ये फिक्र हो गई है दुनिया को, जो हिमायत याफ्ता हैं भारत के, जो उनके वाली वारिस हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, वो इस बात पर आ गए हैं कि जनाब हिंदुस्तान की तरफ से जो होना था हो गया, तमाम चीजें उन्होंने आजमा ली, अब पाकिस्तान ने जवाब देना है। और पाकिस्तान ये ना हो कि अब सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रह जाए कि कोई मुल्क हुआ करता था। तो अब वो इस बात पर आ गई ये कहानी। अब फोन पे फोन आ रहे हैं हमारे वजीर खारजा को, हमारे वजीर आजम को, खुदारा रुक जाइए, खुदारा रुक जाइए, हम बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अपना हक महफूज है। पाकिस्तान अब जाहिर है जो भी करेगा वो सब देखेंगे, और पाकिस्तान जो कुछ करने वाला है हिंदू बनियों के साथ वो सभी देखेंगे। खासतौर पर ये गुजरात का जो कसाब है, इसको जो वार्निंग दी गई है पाकिस्तानियों की जानिब से, और पाकिस्तानी घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। पाकिस्तानी अपनी 25 करोड़ आवाम है, ये फौज को हमारी समझने के 8 लाख या 6 लाख हमारी फौज है, नहीं, 25 करोड़ आवाम भी पाक फौज की शाना बशाना न सिर्फ खड़े हैं बल्कि इंतजार कर रहे हैं। जब तक भारत ने हमला नहीं किया था उस वक्त भी यही जज्बा था लोगों का, और अब उससे ज्यादा जज्बा है। लोग कह रहे हैं जी आइए बताते हैं हम आपको। तो ये बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और बहुत कम वक्त रह गया है, और किसी वक्त भी आप हम छुप के हमला नहीं करेंगे भारत की तरह, पीठ पीछे वार नहीं करते, ना अंधेरे में वार करते हैं, बताकर वार करेंगे और फिर दुनिया को पता चलेगा पाकिस्तान ने इनके साथ किया क्या है। तो अनीस मंसूरी साहब, अली सरवर साहब तो कह रहे हैं कि भगदड़ मच गई है वहां, तो पाकिस्तान शायद वाली वारिसों को ये फिक्र पड़ गई है कि इंडिया को पूरा तबाह ना कर दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। क्या हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमें जाना चाहिए। अच्छा, मैं इस बारे में हिमायत में हूं कि जनाब जब एक आदमी नहीं सुधर रहा, वो बार बार की धमकियां दे रहा है और वो कह रहा है आपका, वो उसके कुछ लोग एनालिस्ट, उसके कुछ लोग हिंदू तबाह के मानने वाले, वो ये कहते हैं कि जनाब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बम गिर जाएगा। तो उनको बताना चाहिए कि न्यूक्लियर बम ये होता है और ये इस तरीके से गिरता है और इसका ये मतलब होता है। उनको इसकी एक बार इसकी ये खासियत है, उनको ये बता देना चाहिए। वो हमें बार बार कहते हैं कि जनाब आपके पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक जवाब देना चाहिए। और ये हम 100 सदी मुकम्मल होने वाली अगले 20 सालों के अंदर, 15-20 साल के अंदर, एक सदी 75-78 साल हमें हो गए। 78 साल से हम ये ड्रामेबाजियां देखते हुए आ रहे हैं। जब देखें ये मामला बार बार ये उठाते हैं और धमकी देते हैं हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। ये इस वक्त इन्होंने जो अटैक्स किए पाकिस्तान के 8 शहरों के अंदर, जो मुख्तलिफ मकामात पर की, आम शहरियों को कत्ल करने के बाद अमित शाह वहां बैठकर जश्न मनाते हुए कहता है कि ये तारीख में पहली बार हमने इतना बड़ा काम किया। तो उसको बताइए कि तारीख में पहली बार हम एक वॉरहेड के साथ नहीं, 8 वॉरहेड के साथ, एक शाहीन मिसाइल के साथ आएंगे और 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर तुम्हारे बड़े से बड़े शहर को अगर खत्म ना कर दें तो बोलिएगा। और पाकिस्तान के पास तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये तो पड़ोस में है भारत, तो इजराइल तक को तबाह कर सकता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सब्र को, पाकिस्तान के तहम्मुल को, पाकिस्तान की बुर्दबारी को, अमन की ख्वाहिश को बार बार चैलेंज मत कीजिए। यही पाकिस्तान बार बार पैगाम दे रहा है और यही बार बार मोदी को भी पैगाम दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की कौम चुके है अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है, और जिद करके आपने देख तो लिया, फिजाइया का उनको लगता यह था कि राफेल उनके पास मौजूद है तो पता नहीं क्या कुछ वो कर लेंगे। अभी तो जंग प्रॉपर तरीके से आजम भाई शुरू ही नहीं हुई जो पाकिस्तान ने उनके साथ कर दिया। असल में इसी पे तो दुनिया परेशान है। वो ये समझ रहे थे कि इस तरह इजराइल ने फलस्तीन के साथ वो बेचारे पत्थर फेंक रहे थे। नहीं, हम यहाँ से पत्थर थोड़ी आएंगे। देखिए, पत्थर तो फेंक रहे थे, ये देख लीजिए कि खाली हाथ जो मुसलमान है गाजा के, वो हथियार डालने को तैयार नहीं है, खाली हाथ, वो उनके सामने शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। हम तो न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात उनके जहनों में नहीं है। हम तो न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे पास तो फौज मौजूद है, और जो आपके साथ होगा आपको पता ही नहीं इस बात का। हल्का सा अंदाजा तो उनको पहलगाम वाकये के बाद जो पाकिस्तान पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की, नहते हमारे सिविलियंस को जो निशाना बनाया, उसके बाद उन्होंने देख लिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में राफेल की और मलबा उठाया उन्होंने 3 जहाजों का, महंगे तरीन 290 मिलियन पाउंड का एक राफेल। आधे से ज्यादा आबादी भारत की भूख से मर रही है, ये राफेल खरीद रहे हैं और पता नहीं समझ रहे थे शायद अब तो हम दुनिया को फतह कर लेंगे, और पाकिस्तान तो कोई इनके सामने चीज ही नहीं है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कर दिया पाकिस्तान की फिजाइया ने, अब वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अब तो जना पाकिस्तान का तो कोई कुछ नहीं हो सकता, अब हम करें तो करें क्या। कभी इसराइल को कह रहे हैं, कभी अमेरिका का फोन कर रहे हैं, कभी सऊदी अरबिया से बात, वजीर खारजा आने वाले हैं सऊदी अरब के। अब तो ये दुहाई दी जा रही है, अब तो माफी तलाफी वाली बात की जा रही है, अब तो हॉटलाइन पर राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है, और वजीर दिफा ने इस तरह कहा कि हमने बदला तो लेना ही है। बदला क्या, बल्कि बदले से तो आगे हम वैसे निकले में, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी से जो करनी थी कर ली, अब हमारे पास मौका है और अब हम जगह का तयन खुद करेंगे। अब किस तरह हमला करेंगे, मिसाइल हमला होगा, फजाई की जानिब से हमला होगा, बहरी हमला होगा, नेवी की तरफ से हमला होगा, जिसकी जानिब से भी हमला होगा, लेकिन अब बहुत बड़ी तबाही भारत का मुकद्दर बन चुकी है।
अच्छा 2019 में जब ये वाक़या हुआ था अभिनंदन वाला, तो उसके बाद 8 मार्च को, फरवरी में ये वाक़या हुआ था, 8 मार्च को इन्होंने बिहार में तकरीर की थी नरेंद्र मोदी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो वाक़या हुआ है अभिनंदन वाला, ये शिकस्त हमें इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास राफेल नहीं है। मुझे कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस राफेल खरीदने नहीं दे रही, इस वजह से ये हमला होगा। कांग्रेस अगर राफेल खरीदने दे देती तो हम ये इस तरह नहीं करते, हमारी जंग का माहौल कुछ डिफरेंट होता। अब तो राफेल भी है, अब नरेंद्र मोदी बिहार की इलेक्शन भी आने वाले, तो अब बिहार में जाके क्या तकरीर करेंगे? देखिए बिहार का इलेक्शन तो बस शुरू हो जाता है ना, उसमें जो उनको अब क्या तकरीर करेंगे, क्या बयानियां बनाएंगे? देखिए जब तकरीर करनी थी उनको कर दी। मामला असल में यह है कि देखें राफेल का या इनके पास वो ताकत ही नहीं है, या ये जंग के उस तरह से इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने यूं समझिए कि ये कह रहे थे ना कि दिवाली मनाएंगे, अभी तो इनको दिवाली की भनक ही नहीं है। अभी तो हमने शब बारात भी शुरू छोड़े नहीं नहीं की, है। अभी तक हमने शब बारात भी शुरू नहीं की। जो जिसको दिवाली कहते हैं ना, इनको अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला कहाँ जाएगा और किस सतह पर जाएगा और कहाँ पर आकर रुकेगा। तो ये अभी तो इब्तदा हुई है। तो ये जो राफेल के बारे में कहते हो, ये जो बयानियां बनाने की बात कर रहे हैं, ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो ये कर दिया, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। अब आपने कर दिया, अब आप भुगते हैं कि अब आपको उसके नताइज, मैं आपको ये बता दूं कि अब इस खत्ते को अगले 30 साल तक के नताइज भुगतने हैं, ये जो इन्होंने किया है इस पूरे खत्ते को। और इंडिया को इसका असर अगले 30 साल तक महसूस होता रहेगा, माशी तौर पर, जानी तौर पर, माशरती तौर पर, समाजी तौर पर, हर सतह पर। अच्छा, कोई भी मुल्क, अमेरिका समझ रहा था कि शायद जो इंडिया समझ रहा था अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो पहला बयान आया उनका, ट्रम्प साहब का, उन्होंने कहा कि शेम ऑन इंडिया, वो बड़ा सख्त बयान था, और फिर बिल्कुल अकेला पड़ चाइना ने गया बयान इंडिया। दिया, चाइना चाइना ने तो अफसोसनाक है, ट्रम्प ने कहा शर्मनाक है, पूरी दुनिया तू तू कर रही है इस वक्त, और भारत को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर जब से पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये तो 5 तैयारे सिर्फ आधे घंटे की जंग में उन्होंने गिरा दिए, और अब प्रॉपर अगर जंग होगी तो तुम्हारा क्या हशर नशर करेंगे ये लोग। तो अब भारत में संजीदा जो लोग हैं वो इस पर जोर दे रहे हैं कि जनाब बहुत हो चुका, पीछे हट जाएं। अब तो पाकिस्तान जब कह रहा है कि अब तो हमने हमला करना ही है, हमने बहुत कुछ, अब इनको भी दिन में तारे दिखाने ना, तो उनको सबको पता चल गया है कि अब हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुकी है शिकस्त और तबाही, और पाकिस्तान बहुत जल्दी कुछ करने वाला है। लेकिन असल बात यह है कि जितने इल्जामात उन्होंने पाकिस्तान पे लगाए, उसके बाद उन्होंने जो सिविलियन को निशाना बनाया और कहा कि जी वो जहादी कैंप मौजूद थे, तो तमाम मीडिया को वहां लेकर के गए हैं और दिखाया इंटरनेशनल मीडिया को, जनाब ये मस्जिद है, ये घर था किसी का सिविलियन का, ये 3 मासूम बच्चे, ये दहशतगर्द हो सकते हैं। 7 साल का मासूम बच्चा जो कश्मीर में मारा गया, तो क्या वो दहशतगर्द हो सकता है? उनको तमाम जगहों का विजिट कराया है। तो ये भी एक हजीमत का सामना करना पड़ा है कि जवाब जो तराशने की कोशिश की थी भारत ने, उस पर भी जाहिर मीडिया वॉर की अगर आप बात करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कितना कर लीजिए, लेकिन सच तो सच होता है, और सच तो जाहिर दब नहीं सकता, छुप नहीं सकता। वो सामने आ गया तो इस पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जनाब आपने तो कहा था वहां जहादी कैंपों में आपने हमला किया, कौन सा जहादी कैंप है, कोई एक दिखा दे। मासूम बच्चों को आपने हमला निशाना बनाया, आपने मस्जिदों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं करेगा कि बच्चों को मारे वहां पर जाकर या मंदिरों में हमला शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम जिस तरह का हमला करने वाले हैं, इनके 7 नस्लें याद रखेंगी, सोच भी नहीं सकते कि क्या प्लानिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि हमला इन्होंने सिविलियंस पर किया, पाकिस्तान ने जाहिर है यूएन के चार्टर 151 के तहत जो है ना ये राइट रखता है कि वो इसका दिफा भी करे और इसका जवाब भी दे। अभी हमारी जाहिर है आपने पाक फौज का, हमारी पूरी कौम इस वक्त आपको लगता है पाक फौज के साथ खड़ी है, या कुछ पॉलिटिकल हलके ऐसे हैं जो इस चीज की हिमायत में नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सवाल ही गलत है। पाकिस्तान का इस वक्त बच्चा बच्चा, चाहे उसका ताल्लुक अकलियत से क्यों ना हो, किसी हुकूमती जमात से हो, अपोजिशन से हो, चाहे उसकी जमात ने कोई सीट ना भी जीती हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात करने की है ही नहीं आजम भाई। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, खातून, तमाम पाकिस्तानी फौज के निशाना बशाना न सिर्फ खड़ा हुआ है, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि जनाब कब हमें कहा जाएगा, कब हमारी जरूरत पड़े तो हम अगले मोर्चों पर आए, अपने भाइयों के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ लड़ने को, मरने को, शहादत का रुतबा हासिल करने को तैयार है। जाहिर है हमें तो बचपन से तरबियत दी जाती है, बताया जाता है शहादत कितना बड़ा रुतबा है। और फिर असल बात है कि हथियारों से सिर्फ जंगें नहीं लड़ी जाती, सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती हैं, ईमान के साथ लड़ी जाती हैं, और ये तीनों चीजें हमारे पास हैं, भारतीयों के पास नहीं है। अच्छा अनीस मंसूर साहब, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि कुछ खबरें आपने इंडिया की देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, वो कह रहे थे कि जब हमला होगा
तो कुछ हल्के हमारे साथ पाकिस्तान से खड़े होंगे। आपको नहीं लगता कि उलट पड़ गया, वहाँ के सिख हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी को वेलकम कर रहे हैं, और या जो उनके जो सोच रहे थे कि शायद कुछ हल्के या कुछ शिदत पसंद जो इनके फंड पे पलते हैं, इंडिया के फंड पर, वो शायद हमारे साथ उनके साथ खड़े हो जाएंगे। उस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि वहाँ के जो सिख हैं वो वेलकम आर्मी लिख रहे हैं अपने घरों पे। देखिए, दो बातें हैं अलग अलग। एक तो सबसे पहला नुक्ता यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज और आवाम खड़ी है। सही। ये बात ही गलत है कि ये इस मुल्क के लिए दो चीजों को आप अलग अलग ना करें कि आवाम को आप कहें, बल्कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। ये क्लियर करना चाह रहा था मैं कि ये बात एक जहन में रखिए कि जब आप इंडियन मीडिया भी क्लियर कर ले जब इस बात आपके को। सोचने का नजरिया ये होगा कि ये लड़ाई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की फौज की नहीं, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज लड़ रही है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम लड़ रही है, तब आप ये बात कर सकते हैं कि जनाब ये मामला है कि ये पाकिस्तान की लड़ाई है। ये उसी पाकिस्तान की लड़ाई है कि जिसके लिए यहां के लोगों ने लाखों जानों की कुर्बानियां दी है। ये उसी पाकिस्तान के लिए है कि जो बना ही इस नजरिए पर था कि वहां पर हिंदू तवा ने वो माशरा पैदा करने की कोशिश कर दिया था कि जहां रहना मुश्किल था। सर कायद आज़म ने कहा था ना कि वहां के मुसलमानों को सदियां लग जाएंगी इसी साबित करने के लिए कि हम इंडिया के साथ मुखलिस हैं। तो मैं यही बात कह रहा हूं। सही है, आज वहां के कुछ फनकार अपनी अदाकारियां लाख दिखाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल ही गलत है। तो मतलब वो कहता हूं ना मैं अक्सर कि किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो वहां पर तो सारे ही सवाल गलत थे, और अब जो जवाब हम देंगे वहां पर वो अलग मायने रखेगा। अच्छा जी, अली सरवर साहब ये बताएं कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अभी हम ये सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो PSL है वो मनसूख हो गया, आज का जो मैच था वो मनसूख हो गया, अगले मैचेस जो हैं वो उनकी जगह का मुतय्यन किया जा रहा है और अगले मैचेस शायद वो पाकिस्तान से बाहर हो या कराची में हो। IPL भी वहाँ का आज का जो मैच था उसमें वहाँ के ग्राउंड में प्लेयर्स और एम्पायर्स को वापस बुला लिया गया। हिंदुस्तान इतना ज्यादा डरा सहमा है, बुज़दिल भारतीय इतने घबराए हुए हैं, उनके सिर्फ फौज नहीं, उनकी सेना भी। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी वहाँ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, करोड़ों की तादाद है उनकी, उनको भी खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने वोट दिया था, आए नहीं है और बात है। और मोदी के मजालिम वो देख रहे हैं, हिंदू तवा के नजरिए को वो देख रहे हैं, RSS को वो देख रहे हैं, जिस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जिस तरह उनको नारे लगाने के लिए कहा जाता है, ईमान तब्दील करने के लिए कहा जाता है, तो उनको भी देखना सोचना चाहिए। मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियंस और सिखों को भी। और ये जो आपने PSL की बात की, IPL की, पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कारोबार भी हो रहे हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, एयरपोर्ट्स भी खुले हुए हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कोई खौफ वैरा नजर नहीं आ रहा। वहां तो 29 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, 29 से ज्यादा शहर हैं उनके जहां ब्लैकआउट किया हुआ उन्होंने कि जनाब अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ और पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो खौफ ज्यादा बहुत है। वो हमारे PSL की बात है तो चूंकि गैर मुल्की प्लेयर्स यहाँ मौजूद है तो उनकी सिक्योरिटी ड्रोन जो आज आया था वो बिल्कुल करीब में था, स्टेडियम के बिल्कुल करीब था। लेकिन असल मसला ये है कि हमारे लिए मेहमान काबिल इज्जत हैं, एहतराम है। उससे पहले भी ये भारत की साजिश थी, जब श्रीलंकन प्लेयर यहाँ आए हुए थे और जो कुछ भी हुआ था रा वालों ने किया, फिर हमने जो उनके साथ किया, तो पाकिस्तान को अब सिक्योरिटी अजीज है उन मेहमानों की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब अगर वहाँ इस तरह के आजकल के हालात हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको PSL को ख़त्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कराची मुंतकिल कर देते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा एक यहाँ भी ड्रोन आया है और गैर मुल्की प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, काबिल एहतराम है। तो इससे बेहतर है अगर उनको लगता है कि भाई सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं पाकिस्तान भारत के दरमियान, इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, या तो दुबई में ले चलते हैं या शारजा में मैच करा लेते हैं, दोहा में करा लेते हैं। तो इस पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये सोच मौजूद है। IPL वहाँ उन्होंने, भाई अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, आपको लगता है कि जवाब नहीं देगा, तो ये फिर क्यों IPL के मैचेस मनसूख किए जा रहे हैं? क्यों 29 एयरपोर्ट क्यों बंद कर दिए? सैकड़ों शहरों में क्यों ब्लैकआउट करके बैठे हुए हैं? कांप क्यों रहे हैं? चीखें क्यों मीडिया मार रहा है आपका? क्यों दुनिया भर से राब्ते किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को समझाओ, पाकिस्तान को समझाओ? वक्त गुजर चुका समझाने का, अब तो सबक सिखाने का आपको वक्त है और वक्त आ चुका है। तो वो अनकरीब वो वक्त जरूर आएगा कि जब सबक सीखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करेगा। क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो इस अमल का जवाब ना दे? देखिए, प्रेशर हमेशा रहता है, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जो ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वक्त कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो वाज़े तौर पर इंडिया की हिमायत कर रहे हैं
और इंडिया की हिमायत कर कर वो जानबूझकर इस तनाव में इजाफे को हवा दे रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम फ्रांस का है, मैं खुलेआम आपसे कह रहा हूं। फ्रांस भी है फ्रांस और की इजराइल भी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्रांस को अपना असला बेचना है। इस वक्त जिस कंपनी ने उनको बेचा है उसका प्रॉफिट पिछले साल जब इन्हें राफेल लिया है 6.3 बिलियन यूरो है, और वो ये सिर्फ अभी चाहता तो उनका है, और प्रॉफिट भी गिर पाकिस्तान गया। उससे नहीं लेता है असला, वो पाकिस्तान चाहते नहीं- ये है कि ये जंग बढ़े और जितना ज्यादा वो सामान बेच सके उसको बेचे। इजराइल भी यही चाहता है, इजराइल भी यही चाहता है। वो दो तरह से चाहता है, वो इंडिया को अपना माल बेचकर पैसा कमाना चाहता है, और दूसरा वो मुसलमानों के खिलाफ जो वाज़ेह नफरत रखता है, उस नफरत की बुनियाद पर वो मजीद मुसलमानों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 53% जो असला खरीदता है इंडिया वो खरीदता है फ्रांस से, 13% असला वो खरीदता है इजराइल से, 10% खरीदता है वो अमेरिका से, बाकी दीगर ममालिक से। चाइना जो है पाकिस्तान जो है वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है, इधर उधर से पाकिस्तान को जरूरत नहीं है असला खरीदने की। राफेल जब खरीदे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने राफेल्स खरीदे, एक राफेल 290 मिलियन मिलियन डॉलर का है। और फिर पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके बाद फिर उस कंपनी के शेयर्स गिर गए मुझे हैं। मुझे वो बल्कि उन्होंने पूछा फिर, ट्वीट पढ़ लेते गले उन्होंने पूछा जनाब ये तबाह कैसे हो गए। अब वो उन्होंने जवाब पार्टी निकम्मे। अब वो जवाब तराश रहे हैं। अंदाजा करें जवाब ये तराशा उन्होंने। उनकी मीडिया की खबरें हम देख रहे थे कि भारतीय हुकूमत कह रही है कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं गिराया, ये तो खड़ा हुआ था और फिर कहीं से आके कोई चीज लग गई। अच्छा वो जवाब भी क्योंकि अरे भाई वो लाशें पड़ी हुई हैं वो वहाँ लाशें उनके पड़ी हुई हैं, पायलट्स की। एस्केलेशन की वीडियोस हैं। उन निकम्मे पायलट्स की लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ। अच्छा एस्केलेशन की वीडियोस भी हैं, जो इजेक्ट हुए पायलट्स उनकी वीडियोस भी हैं। एक पायलट तो हलाक भी हुआ है, उसकी लाश गोली के साथ वहां मौजूद है, जो फायर किए गए पाकिस्तान की तरफ इंडियन से। मीडिया के अलावा पूरी दुनिया का मीडिया, वो चाहे अमेरिका का हो, वो चाहे बरतानिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सब कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने 5 जहाज गिरा दिए, 3 राफेल थे। और जाहिर है हिंदुस्तान का तो शुरू से ये रहा है कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, कभी भी नहीं। बिल्कुल हमेशा फिल्मों ही में तो मानता है। पाकिस्तान में घुस के हाँ, मारते हाँ, हैं। वो तो वो फिर वो 2.5 फिल्मों में किलो कर सकते हैं। वो कहाँ है 2.5 किलो और 5 किलो वाले हाथ, वो आगे लाए नजर उनको। वो 2.5 किलो का हाथ वो जहां पे आए थे ना, चला नहीं जाता उस शख्स से जिसके बारे में बार बार बात करते हैं। यहाँ आगे 2.5 किलो का। बायोमेट्रिक कर रहे थे ना जब आए थे। हाँ 2.5 किलो का बायोमेट्रिक की मशीन पे तो रखा हमारे हुआ यहाँ तो इतना ज्यादा वो है, लोगों में जरा बराबर खौफ और हरास नहीं है। हमने तो राहदारी खोली हुई है। था। राहदारी जनाब, गोली भी किसी आए, आने तो आ जितने जाए। भी सिख यात्री आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हाँ हम उनको होस्ट कर रहे हैं, आने दावे वो तो वहां उन्होंने रोक दिया उनको, हम होस्ट कर हमने रहे नहीं हैं। रोका। यानी कि आप एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान में पता नहीं क्या आलम होगा, ये देख लीजिए आलम है कि हमने राहदारी खोली। हम कह रहे हैं सिख भाइयों को जिसने आना है जनाब माथा टेकने आ जाए। अब वो नहीं आ रहे, आपने बंद कर दिया उनको। और फिर देखिए खालिस्तान वाले इतने भी हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जंग होती है जमीनी खास तौर पर, तो वो पंजाब से हमला पाकिस्तान पर नहीं कर सकेगा। वो कह रहे हैं हमारी लाशों पे से जाएंगे भारतीय फौजी। उन्होंने कहा हम तो कभी कितनी मुर्दाबाद आवाजें, नहीं कहेंगे। मजबूत आवाजें वहां से उठ रही हैं उनकी अपनी लोगों की, जिनको मालूम है इन ड्रामों का, इन प्रोपेगेंडे का, इन फिल्मों का, कि ये सिर्फ इस तरह की बातें और ये हमें मरवा देंगे। उनको मालूम है कि जंग होगी तो ऑपरेशन सबसे पहले जो ऑपरेशन करीब तरीन सिंदूर शहर का है क्या हुआ जनाब, जनाब? देखिए मैंने तो पहले कहा था और मैं आज भी अपनी उसमें बात फिरदौस पे आशिक रहमान ने भी कहा है कुछ। अच्छा वो तो चले, वो तो एक अपनी बात है। मैं कह तो रही जी सिंदूर के बाद फिर स्वागरात भी होती है, फिर वो जाहिर है फिर वो हमारे लोग ही बनाएंगे। लेकिन ये तो खैर उन्होंने बात की, लेकिन असल बात ये है कि मंगलसूत्र भी फिर पहनाने वाले बहुत हैं पाकिस्तान में। नहीं, बात असल में ये है कि अली, जितने मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी अपनी बात को फिर वही दोहराऊंगा कि उन्होंने नाम सिंदूर तो रख दिया, लेकिन इतनी उनकी औरतों के माथों से वो सिंदूर हटेगा कि वो सोच नहीं सकते। उनकी तादाद वो भूल जाएंगे कि कितनी बेवाएं होंगी, वो भूल जाएंगे। तो लाशें गिनना और बेवाएं गिनना उनकी काउंटिंग में नहीं आएगी। बहुत इतनी बड़ी बात होगी, कर रहे हैं आप। इतनी होगी। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं उन्होंने सिंदूर नाम इसीलिए रखा है कि वो अपनी औरतों के माथों से सिंदूर हटाना चाहते थे, और वो सब हटेंगे। अच्छा जी, ये तो मतलब आपने ऐसी बात कर दी अली सरवर साहब कि लाखों की तादाद में कह रहे हैं सिंदूर जो है ना वो मिटेंगे। लाखों की तादाद, तो ये तो जाहिर है कसर नफ्सी से उन्होंने काम लिया। इससे ज्यादा खतरनाक होगा उनके साथ। ये सोच ही नहीं सकता भारत का कोई शख्स ये रहने वाला, या खासतौर पर मोदी के तो जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि उनके साथ क्या होगा। गो के अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है उनके जहनों में। ये आजमाते क्यों रहते इससे हैं? अंदाजा कीजिए ना कि 29 एयरपोर्ट बंद करके बैठे हुए हैं आप, आजमाते क्यों रहते हैं? सैकड़ों शहरों को ब्लैकआउट करके बैठे हुए हैं। तो पता तो है आपको कि क्या हो सकता है आपके साथ। खौफ देखिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का खौफ देखिए। पूरे भारत के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है। चीखें सुनाई दे रही होंगी आपको, सिसकियां सुनाई दे रही हैं आपको। अभी से रोना धोना शुरू हो चुके हैं। रोते धोते बहुत है, आजमाते भी हैं फिर रोते भी इतना रोते हैं। जब भी इंडियन मीडिया खोल लो इतना रोते। उसी रात जिस रात इन्होंने ये अटैक किए हैं मिसाइल वाले, उसी रात जब पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। पूरा भारतीय, मैं हंस रहा हूं
और मेरे घर वाले हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये चले इंडियन मीडिया को पूरी दुनिया जानती है कि वर्स्ट मीडिया कहलाया था पिछले साल, गोदी मीडिया, गोदी वर्स्ट मीडिया कहलाया था, और किसी सेंसरशिप का ख्याल नहीं रखते, बकवास करते रहते हैं हर तरह की। अच्छा, ये जो मैंने कुछ ट्वीट्स जो है ना पढ़ी और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई फ्रांस की तरफ से, फ्रेंच, आपको पता है राफेल जो है ना फ्रांसीसी मेड जहाज थे, उन्होंने कहा भाई जहाज तो अच्छे थे लेकिन पायलट चलाने वाले निकम्मे थे, इंतहा दर्जे के निकम्मे, जाहिल, ट्रेनिंग। अच्छा, ये सवालात उठ गए भारतीय खास फौज के ऊपर, फौज है उनकी, उस पर सवालात उठ रहे हैं कि किस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। तो ये तो हाल है ट्रेनिंग का, ये लड़ेंगे हमसे। वो कह रहे हैं कि भाई अरे दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि राफेल किसी जंग में नुकसान हुआ है। LOC पर जो झड़पें हुई हैं, 10 मिनट की झड़प के बाद सफेद परचम लहराना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के मीडिया दिखा रहा है, आप कह रहे हैं कि जी कुछ हुआ नहीं। आज अतातारक साहब ने कौमी असेंबली में भी ये कहा कि जनाब 40 से 50 तो LOC के बॉर्डर पर मार दिए हैं भारतीय फौजी, जिसकी 40 से 50 भागे हैं, वो लाशें छोड़ 40 से 50 से तो अंदाजा इससे ज्यादा होगी तादाद। भाई पूरे ब्रिगेड उड़ा दिए। लेकिन बात वही है ना, हिंदुस्तान का मीडिया ये बातें थोड़ी बताएगा, किसी को दिखाएगा मुझे आज कि मोरल ना गिर जाए। हालांकि मोरल का यह हाल है उनका कि जनाब LOC पे लड़ने को तैयार नहीं उनके अफसरान, वो भागते जवान, हैं। जनाब ये नहीं हो सकता। और ये बड़ी चीखें मारता है, खासतौर पर एक तो पता नहीं मेजर है भी नहीं है, वो मेजर गौरव फराडिया। वो एक दिन सिर्फ ड्यूटी की थी LOC पर, उसके बाद जनाब फेफड़ों के उन्होंने बीमारी का बहाना किया और 3 साल बाद रिटायरमेंट ही ले ली। दोबारा वो शख्स नहीं आया। आज वो बैठा हुआ वहां प्रधानमंत्री बने हुए उनके, और उसके ड्रामे, उसकी कहानियां सुनेंगे आप। अव्वल तो क्या सुनेंगे आप, मत सुनिएगा, लेकिन कोई ना कोई क्लिप अगर आ जाए सामने तो आपकी बेसाख्ता हंसी निकल जाएगी कि इस शख्स का अपना ये आलम दहशत का कि एक दिन सिर्फ ड्यूटी की थी इसने। हाँ, सेल्समैन अच्छा है, क्योंकि जब फौज से वो भाग गया तो फिर सेल्समैन की 2-3 जगह नौकरी करता रहा वो, फिर राह ने उसको भर्ती करा दिया रिपब्लिक टीवी में। तो आज वो बैठ के, जिनका मतलब इस तरह के बुजदिलों को जिन्होंने टीवी पे बिठाया हुआ है और उसको समझते हैं वो कि बहुत बड़ा एनालिस्ट है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। आज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मतलब है 4000 फौजी। तो ये जो नुकसान का तखमीना हम लगा रहे हैं 100-150 फौजी, कह रहे हैं मैंने खुद नौकरी की है फौज में, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मतलब है 4000 फौजी कम से कम। और अगर हम मिनिमम नुकसान का तखमीना लगाएं सिर्फ और सिर्फ 10% भी, तो कितने बनते हैं? 400-500 लोग बनते हैं। उनकी लाशें छोड़ के भागे हैं। वहां ब्लैकआउट, शहरों में खौफ और हरास, लोग घरों से नहीं निकल रहे, मीडिया चीखें मार रहा है, और हमारे यहाँ जो ड्रोन हम गिरा रहे हैं इनके पकड़ के, इसराइली साख्ता बच्चे उठा के घूम रहे हैं। ये बच्चों को घूमना चाहिए, देखे बच्चे उठाए घूम रहे हैं। एक होता है खौफ तो ये है कि एक ड्रोन कहीं अगर कोई गिराती है हमारी फौज तो वहां रश लग जाता है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि यार एक आध शायद और। आज एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि भाई इंडिया जो है ना वो अपना बहरी बेड़ा जो है ना कराची तरफ लगा रहा है। तो वहां पर नीचे किसी ने कमेंट किया था पाकिस्तानी ने, भाई यहाँ तो लोग उसको देखने के लिए सीव्यू पहुंच जाएंगे। खौफ नहीं है, रास्ते से वापस बुला लिया, वजह उसकी पता नहीं दूसरी किस जंग अजीम का वो बहरी बेड़ा लेकर आ रहे थे। रास्ते में उनके खुद अफसरान ने कहा कि जनाब इससे कुछ नहीं हो सकता, ये तो खराब है। हाँ, ये खराब है, इसको मत लेके जाइएगा। पहले इतनी बेइज्जती हो रही, 5 उन्होंने वहां फिजाइये से गिरा दी हैं, अब तुम चाह रहे हो कि समंदर में भी। जाहिर है, खैर अच्छी बात थी, डूब मरते, लेकिन इतनी गैरत हो तो डूब मरेंगे। लेकिन बहरहाल होगा उनके साथ वही, अगर इन्होंने कोशिश भी की आगे बढ़ने की, दोबारा कोई सी हरकत करने की। अब तो वैसे भी पाकिस्तान ने बदला लेना भी है, और पाकिस्तान बहुत जल्द उनके पास उनके ऊपर क़यामत बनकर टूटने वाला है। नहीं, मंसूरी साहब अली सरवर बड़ा गुफ्तगू में हंस रहे थे कि भाई हम तो ड्रोन इधर उधर लेके घूमते हैं। फिदा अशरफ साहिबा ने जो है ना वो गुफ्तगू की, उसकी क्या ख्याल है? पाकिस्तानी कौम में खौफ और रास नहीं पाया जाता, उनकी चीखें निकल रही हैं अभी भी हमलों की खबरें। जब हम उठ के स्टूडियो में आ रहे तब भी आपने देखा कि वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान के ऊपर हमले हो गए। यहाँ से तरदीद की जाए, बार बार तरदीद की जा रही है कि भाई ये हमने नहीं किए। क्या वजह है, क्या डिफरेंस है? कहते हैं कि एक नेशन थे, डिफरेंस क्या है? देखिए, हमारे जो 75 साल या 78 साल का वक्त गुजरा है, इसमें हमने बहुत जंगें देखी हैं, और सिर्फ इंडिया ने तो सिर्फ 4 जंगें देखी हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ जंग की कैफियत है। पाकिस्तान के जिस शहर में आप रहते हैं, कराची शहर में, वहाँ बम ब्लास्ट तो ऐसे मामूल थे या धमाके इस तरह से थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन सी सड़क पर कब क्या होगा। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, यहाँ के लोग उस जंगी माहौल के, उस चीज़ों के आदी हैं कि या ये हमने सब देखा हुआ है, और ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, इंडिया के लिए ये नई चीज़ है, क्योंकि इंडिया के अभी तो पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान अगर उनके शहरों में अगर अटैक करेगा तो वहाँ खौफ का आलम ये होगा। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। पूंछ के अंदर
कल जो मामला हुआ था उसके बाद 40,000 का वो शहर पूंछ जो कि बहुत दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, मुकम्मल खाली है। आज की रिपोर्ट मुकम्मल खाली है। मुकम्मल खाली है, मुकम्मल खाली है। यानी कि जब एक गोला सिर्फ वहां पर गिरा है, अब वो तो इंडियन गोला लोग कह रहे हैं कि गलती से गिरा है, लेकिन इंडिया इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ। मगर आप ये देखिए कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरा शहर खाली है। इस वक्त दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी है। इस वक्त आप अमृतसर की सूरत हाल को देख लीजिए, इस वक्त आप कहीं पर भी चले जाइए। यहां तक कि अब से कुछ घंटों पहले मुझे मुंबई से किसी एक दोस्त का मैसेज आया था, उसने मुझे ये बताया कि यहां पर मुंबई के अंदर इस वक्त अलर्ट जारी है और खौफ का यह आलम है कि सब लोग ऑफिस से घर जल्दी भाग गए। खौफ और हिरास में, खौफ से, सिर्फ खौफ से। और मौत यहाँ का खौफ ना, मौत का खौफ। हम में हिंदुओं में मुसलमानों में फर्क क्या है कि हमें तो मालूम है कि ना मर गए तो शहीद शहीद का जो दर्जा है वो सोच ही नहीं सकता हिंदू बनिया। तो हम तो खौफ जब होंगे ना, मौत से खौफ तो जब आएगा कि हमें ये, उनके यहाँ तो वैसे भी 7 जन्म है, 8 जन्म, पता नहीं 50 जन्म कर लेते हैं, और 1,500-2 हजार से ज्यादा तो उनके खुदा माने में उन्होंने। तो हमें तो मालूम है शहादत बहुत बड़ा रुतबा है। तो इसलिए हर बच्चा, हर शख्स जान हथेली पे रख के घूम रहा होता है। और हमारे यहाँ तो फिर वो बात लड़ने झगड़ने की जहाँ तक आ गई, ये तो छोटी मोटी झड़पें हैं। अभी तो असल लड़ाई होनी है। ग़ज़वा हिंद भी अभी तो होना है। अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। चलें जी, आगाज सही, नुक्ता आगाज सही, और फिर अंजाम नहीं, लोग जाहिर कह है, रहे हैं, अब एक्सपेक्ट कर तरतीब रहे हैं हमने कि देना है। गजवा हिंद वाला माहौल जो है ना वो बनना चाहिए। यही होगा, यही होगा। और ये तो खैर ग़ज़वा हिंद तो होना ही है, और जो कुछ फिर उनके साथ होगा उससे पहले देख लीजिएगा, एक छोटा सा ग़ज़वा होने वाला है, और फिर उनके साथ जो कुछ होगा वो तो बहुत बड़ी बात होगी ग़ज़वा हिंद की जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, गजवा विधवा होने वाला है मुझे लगता है। ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल अगर बात करें, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, आपने देखा होगा, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, ये हिंदुस्तान में ये मसाइल पैदा होते हैं तमाम और जितने उसके बाद भी इल्जाम पाकिस्तान पे पाकिस्तान लगता पे है। इल्जामात लगे हैं वो 98 से देख लीजिए अब तक 27-28 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ही होती है। उनके पास ही कोई स्क्रिप्ट राइटर इस तरह के रखे हुए हैं, जिस तरह के ड्रामे फिल्में तरतीब देते हैं। स्क्रिप्ट घटिया किस्म के लिखते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा मेरे ख्याल लोग भी नहीं है उनके पास, टेक्निकल भी नहीं है। टेक्निकल भी नहीं है। कि वहाँ पहलगाम वाकया होता है, 10 मिनट तक वही लोग तड़प रहे हैं, जिन्होंने उनको मारा दहशतगर्दों ने, उनकी लाशें नहीं उठा रहे लोगों की, उन जख्मियों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहे। वहां से 6 किलोमीटर दूर थाना है, पुलिस स्टेशन, वहां जाकर FIR एक दर्ज होती है, और उसमें लिख कहते हैं जी ये पड़ोसी मुल्क से आए थे, और तमाम तफसीलात लिख दी उन्होंने। 10 मिनट बाद, अभी तहकीकात तो बहुत दूर की बात है, जख्मी अभी हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे, उनको पता चल जाता है। यह हाल है उनका। और आधे घंटे मीडिया चीखने लगा था। 5वें मिनट के बाद ही उनके ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे मीडिया पे कि फलाने किया, फलाने किया, फलां स्क्रिप्ट राइटर ने तो ये लिखा था कि 48 भाई घंटों बाद बताना है। LOC से वो इलाका 400 किलोमीटर दूर है, वो किस तरह आए, किस तरह नहीं, इस पे तहकीकात। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छी विषय बात की। उन जैसे ये वाकया हो, पाकिस्तान ने कहा जी इसकी शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें, हमें और शामिल किसी मुल्क करना को शामिल है, कर लें। हमें शामिल कर लें, बरतानिया को कर लें, अमेरिका को कर लें, चाइना को कर लें, ताकि शफाफ तहकीकात हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी, शवाहिद आ जाएंगे आपके पास। फौरी तौर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई। उनके वज़ीर ख़ारिजा ने 70 के करीब ममालिक के वहाँ सफ़ीरों को बुला लिया और उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया। और 70 के 70 जब वो बाहर निकले हैं, मीडिया से गुफ्तगू की है उन सफ़ीरों ने, सब ने ये कहा कि जनाब एक भी सबूत नहीं दिखाया, ना बताया हमें, बल्कि हमने पूछा तो उस पर नाराज़गी शुरू हो गई वहाँ। तो ये तो हाल है उनका। तो दुनिया को ज़ाहिर उनका मकरूआ चेहरा नज़र आ रहा है, उनके ड्रामे नज़र आ रहे हैं। ये टोपी ड्रामे में ज़्यादा अर्थ नहीं चलते अब, इसलिए उनका सब कुछ पता चल चुका है लोगों को। इसलिए अब जब ये सारा कुछ उन्होंने किया, सिविलियन पे जो हमले किए, उसके बाद इसीलिए तो चीखें मार रहे हैं कि अब पाकिस्तान पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। अच्छा, ये मंसूर साहब, इसके ऊपर डालें, बीजेपी के किरदार है आजकल, खास तौर पर जब भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आता है, ये इलेक्शन टैक्टिक्स है, वजह क्या है? उनको मीडिया कंट्रोल करना होता है, या उनकी आवाम बेवकूफ है या मासूम है? देखिए, जो बिक भी जाती है और बेच भी देते हैं वो। मैं बीजेपी तक बात नहीं रखना चाहता। मामला यह है कि पाकिस्तान का कयाम ही उस हिंदू तवा की सोच की बुनियाद पर हुआ था, और ये सोच वहाँ के जो लोग वहाँ का निज़ाम चलाते हैं या जो लोग ये करते हैं, ये उनके अंदर मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो कुछ भी जवाहरलाल नेहरू ने किया वो सबके सामने मौजूद है, किसी से ढका छुपा नहीं है। वो खुद अपने आप को सेकुलर बनाते बोलते बोलते उसने जो कुछ भी पाकिस्तान के क़याम के वक्त किया वो किसी से भी मामला छुपा नहीं है। जिस तरीके से उसने कश्मीर पर कब्जा किया वो सबके सामने मौजूद है। जिस तरीके से बाद में 1965 की जंग मुसल्लत की गई वो भी सबके सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान को दो लख्त करने की साजिश हुई वो भी सबके सामने मौजूद है। तो ये दर हकीकत कांग्रेस और बीजेपी का इशू नहीं है, ये दर हकीकत उनके यहाँ पर पाई जाने वाली वो सोच है
कि जिसकी बुनियाद पर ये सारा मामला यहाँ पर है। और इसी की वजह से आप गुज़िश्ता 100 सालों से देख लीजिए इस खत्ते में अमन नहीं। यही सोच है आज उनकी कि जिसकी वजह से आज उनके ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ खराब हैं। आज यही सोच है उनकी जिसकी वजह से मालदीव जैसा मुल्क उनसे नाला है। यही बात है कि नेपाल उनसे नाराज है, यही बात है कि भूटान उनसे नाराज है, यही बात है कि श्रीलंका उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है कि तामिल्स की जो भी दहशतगर्दी हुई वो इंडिया स्पॉन्सर्ड थी। तो बात कहने की मकसद यह है कि वहां एक सोच पाई जाती है अपने आप को सुपीरियर साबित करने की, और उसी का नतीजा आज यहाँ पर मौजूद है। और ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार उनको जवाब सही तरीके से दे देना चाहिए ताकि एक बार ये खत्म हो जाए मामला कि हाँ बस आपके जो अपने अंदर नरगिसियत मौजूद है वो खत्म हो जाए। चंद घंटों के लिए पाकिस्तान ने लाहौर और कराची एयरपोर्ट पे ज़ाहिर बंद किया था। उस पर खबर दूं मैं आपको कि लाहौर कराची की परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोलने का फैसला करते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट पर एयरलाइन इंतजामिया को नई हिदायत भी जारी कर दी है, और मतलब दोनों लाहौर कराची एयरपोर्ट खोल दिए। तो आप अंदाजा करें वहाँ 29 एयरपोर्ट्स बंद हैं। और हमारी जब बात करते हैं पाकिस्तान की, वो बात करते हैं तो देख लीजिए जनाब, या तो हमने स्पेस भी खोली हुई है, हमारे एयरपोर्ट भी खुले हुए हैं, हमारे बाजार भी खुले हुए हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ भी खुली हुई हैं, हमारे खेल के मैदान भी सजे हुए हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो किसी किस्म की नहीं है, किसी किस्म की परेशानी घर से निकलते वक्त घर वाले भी नहीं बोलते भाई तो कोई मसला ना हो जाए। मामूल के मुताबिक दूसरे से पूछा जाता है, परेशानी नहीं, ये जज्बे के तहत पूछा जाता है क्या हुआ जी, कोई आया कोई हिंदुस्तान की जाने से, भारत की जाने से, ताकि जवाब दे सकें हम। तो भाई आज भी कुछ नहीं हुआ तो मायूसी होती है लोगों को हमारे यहाँ। तो किस कौम से भला पड़ा आपको पता ही नहीं इस बात का। जी जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों को, मेहमानों को, मौजूद मेहमानों का। जाते जाते वो मंसूरी साहब ने एक बात कही थी कि इनका ये जो सोच है, ये सुपीरियर जो है ना, ये सोच के, जिसके ऊपर ट्रम्प का एक बयान लोगों ने बहुत लाइट लिया। उस पर उन्होंने कहा था, जब ट्रम्प से सवाल किया गया कि पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनकी कशीदगी जो है ना ये होती रहती है, चलती रहती है, ये बहुत सालों से लड़ रहे हैं। उसने कहा नॉट ईयर, सेंचुरीज, तो सदियों से उसने ये बात की। तो लोगों ने उसको हंस के उड़ा दी कि सेंचुरीज की तो बात कर रहा है, लेकिन वो हिंदू मुसलमानों की बात कर रहा था। और उन्होंने ये बात बाकायदा बावर करवाई कि नॉट फ्रॉम डिकेड्स, फ्रॉम द सेंचुरीज। तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन आपने जो बात की है, मैं इसी को आगे इसीलिए बढ़ाया ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारी जो लड़ाई है ना, इनसे लड़ाई नहीं थी, असल में सोच का मसला था। हमने जो पाकिस्तान क्या था, दो कम्युनिटी नहीं था, इसी पे पाकिस्तान बना है। और कायदे आज़म ने एक बात बड़ी विजनरी इंसान थे। 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, वो हिंदुओं को आज तक खत्म नहीं हो रही, उस पर शर्मिंदा है सारे। हाँ, कितनी कम तादाद थी, हम ज्यादा थे, इसके बावजूद 1000 साल हुकूमत कर गई। पहले तुर्कों ने की, फिर मुगलों ने की। तो ये एक वो था कि जिन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह हम कैसे चलने देंगे, हम दो कौमी नजरिए पर हम हमारा मुल्क बना था, जिस पर कायदे आज़म का एक कॉल मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद। उन्होंने कहा था कि ये जो इंडियन मुसलमान जो सब पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो उनको सदियां लग जाएंगी साबित करने में कि वो हिंदुस्तान के साथ मुखलिस हैं। तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।